हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए सीडीपी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कहा गया है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। तो दोस्तों बनाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जटिल यानी कि कठिन, जबकि यहाँ पे पहले ही बताया गया है अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा जटिल संरचनाओं। ठीक है, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत उपयोगी होता है, इससे समझ आसान होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि संरचित और चरणबद्ध शिक्षण ऐसे छात्रों के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पहला ऑप्शन है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, या फिर ये कहे काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, या फिर ऑप्शन डी ये कहे इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो पहला ऑप्शन है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो दोस्तों ये प्रतिस्पर्धा और बाहरी लक्ष्य पर जोर देता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे से तुलना की गई है, जबकि सबकी क्षमताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तो दोस्तों ये पुरस्कार के लिए काम करने पर जोर देता है और बाहरी प्रेरणा है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाक्यांश छात्रों में आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है सृजनात्मकता की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या है। आपको बताना है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, या फिर अपसारी चिंतन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों आपको बताना है पहला ऑप्शन है अति सक्रियता। ये सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है असतर्कता, ये भी आपका लक्षण नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कम परिज्ञानता, कम समझ, यानी कि सृजनात्मकता का लक्षण ये भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अपसारी चिंतन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतन ये एक ही समस्या के कई संभावित और नवीन समाधान खोजने पर जोर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। न आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवांशिकता पर, या फिर केवल पर्यावरण पर। तो दोस्तों आपको याद रखना है बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवांशिकता या केवल पर्यावरण का परिणाम नहीं है, बल्कि दोनों के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, तो ये गलत हो जाएगा आपका। केवल आनुवांशिकता पर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल पर्यावरण पर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधारनीय है, या योग्यता अटल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ठीक है, तो पहला देख सकते हैं प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रयासों से फर्क पड़ता है। ठीक है, असफलता अनियंत्रित है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये सीखने में बाधक है।
योग्यता सुधार रही है, हाँ बिल्कुल ये आपका सही आंसर है। योग्यता अटल है, तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, योग्यता सुधार रही है। ये विश्वास की मेहनत, अभ्यास और सही रणनीतियों से क्षमताओं को विकसित और सुधारा जा सकता है, सीखने की प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धीकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में संतुलन, क्रमबद्धता और वर्गीकरण की समझ विकसित होती है। इस चरण में वे ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, उन्हें समूह में बांटना सीख लेते हैं, जो मूर्त अवधारणाओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने में कम से कम अवसर देने चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, विद्यार्थियों को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए? तो दोस्तों ये तो विकल्प जो है इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों बात करें पहले की, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने में कम से कम अवसर देना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया सीखने का आधार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। संस्कृति, भाषा और सामाजिक संदर्भ सीखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जेडपीडी और इसके फोल्डिंग की अवधारणाओं को दर्शाता है, जो इस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? अंतर्वैयक्तिक, गतिशीलात्मक, अंतर्वैयक्तिक या प्रकृतिवादी? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, आपको याद रखना है अंतर्वैयक्तिक कौन सी बुद्धि होती है? ये स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं और प्रेरणाओं को जानने से संबंधित है। ठीक है, तो और जो अंतर्वैयक्तिक होती है इसमें दूसरों की भावनाओं, इरादों, प्रेरणाओं को समझने से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गतिशीलात्मक क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये शरीर और वस्तुओं के कुशल उपयोग से जुड़ी हुई है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में, अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में, अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, या फिर सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए? तो आपको बताना है कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, एक संसाधन के रूप में इसे देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सीखने के माहौल को समृद्ध बनाती है। इसे सकारात्मक, समावेशी और स्वीकृतता के साथ अपनाना चाहिए। हर छात्र की अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और विचार सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध और जीवंत बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाधा के रूप में देखना चाहिए, गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सभी के लिए समता सृजित, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, रीना उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। ये रीना के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, औसत समझ वाली विद्यार्थी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, या अतिशय रूप में विश्वस्त? तो इस प्रश्न का आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, औसत छात्र आमतौर पर एक या दो सामान्य समाधान ही सोच पाते हैं, तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी। यानी कि दोस्तों यदि अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है तो समाधान कम होते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अतिशय रूप में विश्वस्त, यानी कि दोस्तों अति आत्मविश्वास
अक्सर गलतियां करवाता है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अभिकथन और एक तर्क दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो कथन है, ए अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तुओं का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। तर्क दिया गया है बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। तो आपको बताना है कथन ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कथन देख सकते हैं। कथन में कहा गया है अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, कथन ए। तर्क में बताया गया है बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। और जो कथन आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वो इस बात में विश्वास करती है कि वो पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? सहयोगात्मक अधिगम, निष्क्रिय अनुकरण, अवलोकनात्मक अधिगम या परासंज्ञान? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर, यानी कि अवलोकन करके। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अवलोकनात्मक अधिगम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम ये भी नहीं होगा, निष्क्रिय अनुकरण ये भी नहीं होगा, परासंज्ञान ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है वो कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? आपको क्या बताना है, वो कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? अनुरूपी सोच, अनुमानी, प्रयत्न एवं त्रुटि या कलन विधि? तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अनुरूपी सोच। तो आपको याद रखना है इस विधि में समस्याओं को हल करने के लिए पिछली समान समस्याओं के समाधान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। अनुमानी, ये सामान्य नियम है जो समस्या समाधान को सरल बनाते हैं लेकिन सही समाधान की गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रयत्न एवं त्रुटि, इसमें क्या होता है, इस विधि में समाधान मिलने तक विभिन्न संभावित समाधानों को बार बार आजमाया जाता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है कलन विधि। कलन विधि में क्या होता है, एक समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या तक पहुंचने के लिए निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। कौन सा? कलन विधि। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक प्रेरणा को संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है? पुरस्कार, दंड, रुचि या प्रशंसा? आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, तो लिखा है पुरस्कार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दंड ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रशंसा ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रुचि। ये आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का मुख्य कारक है, क्योंकि रुचि होने पर व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के सीखने में संलग्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया की विशेषता है, गणितीय कौशल को प्रभावित करती है, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने के प्रभाव में कमी या दोहरावदार व्यवहार? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गणितीय कौशल को प्रभावित करती है, तो ये डिस्ग्राफिया नहीं होती है। गणितीय कौशल को प्रभावित करती है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। लिखित कार्य में चुनौती, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? लिखित कार्यों में चुनौती। ठीक है, पढ़ने के प्रभाव में कमी, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, आपको याद रखने हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में आप देख सकते हैं कथन और तर्क दिए हुए हैं। कथन है शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि लड़कियों को
कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तर्क दिया गया है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों कथन में क्या कहा गया है? कथन ए लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शिक्षिका को सभी गतिविधियों में समान रूप से सभी अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि लड़कों को खेलों में भाग लेने और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला कथन। ठीक है। तर्क क्या है? बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे मुख्य रूप से सामाजिकरण और संस्कृति के कारण जेंडर भूमिकाएं सीखते हैं, ना कि केवल जैविक अंतरों के कारण। ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। ऑप्शन बी देख सकते हैं, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ये सही है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, IQ अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन ए है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवंशिक कारक पर्यावरणीय कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, ये केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो दोस्तों आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता है भय और तनाव। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन सी है, ये केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया होती है आकलन। ठीक है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तुलना महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य कौन सा है आपका? इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान होता रहे और जिससे वो अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो ऑप्शन 3 देख सकते हैं, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। तो दोस्तों इस कथन के अनुसार ये नहीं कहा जा सकता है कि स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा 2 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, अटल प्रक्रिया यानी कि फिक्स्ड प्रोसेस। तो ये आपका गलत हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन से समस्या समाधान की क्षमताओं को सुसाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्याओं को हल करने के लिए पहले से ज्ञात या समान समस्याओं के समाधान के तरीकों का उपयोग करना। ठीक है। समरूपों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को हल किया है। 20 प्रश्न में से आपकी कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।